नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में हो रहे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के वर्ल्ड कप मुकाबले में श्रीलंका ने 171 रन बनाए हैं, यानी न्यूजीलैंड को जीत के लिए बस 172 रनों का लक्ष्य मिला है। श्रीलंकाई टीम 47वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाती है तो सेमीफाइनल दावेदारी मजबूत हो जाएगी। जासूसी के कथित मामले में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की एक अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ हफ्ते बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामले में एक अपील दायर की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि कतर में कोर्ट ने 8 भारतीय कर्मचारियों पर फैसला सुनाया है। फैसला गोपनीय है और कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है। हम कतरी अधिकारियों के भी संपर्क में हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इस बार का तो संसद का विशेष सत्र भी खास रहा था, जिसमें न सिर्फ नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ बल्कि महिला आरक्षण बिल को भी पूर्ण बहुमत के साथ पारित करवा दिया गया। अब शीतकालीन सत्र के लिए भी सरकार के पास कई अहम बिल हैं जिन पर चर्चा भी होनी जा रही है और उन्हें पारित भी करवाया जा सकता है। विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान के बाद नीतीश कुमार ने फिर से एक बार गलत बयानबाजी की है। वो गुरुवार को विधानसभा में राज्य के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी पर जमकर बरसे और जमकर तू तड़ाक किया। इस दौरान नीतीश के साथ बैठे एक विधायक उन्हें टोकते रहे, लेकिन नीतीश रुके नहीं। उन्होंने कहा, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री था। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप मीडिया में जान लो, आप बिना मतलब रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इस बात में? बिहार में जातिगत आरक्षण 65% करने के लिए विधेयक गुरुवार को पास हो गया है। संशोधित विधेयक को अब कानून बनने से पहले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को हस्ताक्षर करना होगा। बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले आरक्षण संशोधन विधेयक को गुरुवार को ही पेश किया गया था। मंगलवार को ही बिहार कैबिनेट ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% की सीमा से ऊपर है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने एक बार फिर से ओबीसी कार्ड का दांव खेला है। वो पिछले कई महीनों से ओबीसी कार्ड के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर से एमपी के अशोकनगर में ओबीसी जनगणना की बात की और पीएम मोदी की जाति को लेकर सवाल किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। उन्होंने आगे कहा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था कि भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जाति क्या है, तो वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं आदिवासी हूँ। इसके बाद जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के कितने हैं, और इन लोगों को, इन वर्गों को भारत को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। सरल सा सवाल है, अगर इस देश में 50% ओबीसी हैं तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एथिक्स कमेटी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। लोकसभा की आचार समिति ने उनके खिलाफ लाई गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के समर्थन में 6 और विरोध में समिति के 4 सदस्यों ने वोट किया। अब इस रिपोर्ट को स्पीकर के पास भेजा जाएगा और स्पीकर आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। बता दें, एथिक्स पैनल ड्राफ्ट रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में सामने आए हैं। कृष्णानगर के सांसद को राजनीति का शिकार कहते हुए बनर्जी ने कहा कि फायरब्रांड नेता अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार का कदम है और मैंने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगर आपके पास महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ भी नहीं है और ये जांच का विषय है तो क्यों निष्कासित की सिफारिश की गई है? मुझे लगता है कि महुआ अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हैं। वो 4 साल से मुझे भी प्रताड़ित कर रहे हैं, ये उनकी फितरत है। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गुरुवार को टीएमसी के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश हुए हैं। ईडी की ओर से इस मामले में उनसे पूछताछ की गई है। ईडी की ओर से उन्हें 8 नवंबर को समन भेजकर बुलाया गया था। ईडी कार्यालय में हुई इस पूछताछ के बाद बाहर निकलकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बातचीत की है।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी के जितने सवाल थे मैंने उन सभी का सवालों का जवाब दिया है। अगर ईडी फिर समन भेजकर बुलाती है तो मैं जरूर आऊंगा। अभिषेक बनर्जी ने ईडी को 6000 पन्नों में अपना जवाब सौंपा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 9 नवंबर को सतना रैली में कमलनाथ के उस वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को कहा था। मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों से एक सबक याद रखने के लिए कहा, कांग्रेस आई तबाही लाई। उन्होंने राज्य की जनता को चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उसे केंद्र सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। एक वीडियो क्लिप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ की कपड़े फाड़ो टिप्पणी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो नेता दशकों से राज्य चला रहे थे वो अब एक दूसरे को कोस रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश को अभाव में रखा वो राज्य को विकास से वंचित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। वो आपको बेहतर भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के 31 मार्च को दिए उस आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दी थी जिसमें कोर्ट ने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के एक आदेश को खारिज कर दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के उस निर्देश को दरकिनार कर दिया था जिसमें आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की MA की डिग्री के बारे में जानकारी मुहैया कराने को कहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने मार्च में CIC के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील स्वीकार की थी और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सताएह ने गुरुवार को कहा कि हमास को खत्म करने का इजरायल का लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि ये समूह केवल एक सैन्य संगठन होने के बजाय एक विचार भी है। उन्होंने पेरिस में एक सहायता सम्मेलन में बोलते हुए इजरायल पर सभी फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायली कोई युद्ध विराम नहीं चाहते क्योंकि आज इजरायली बदला लेने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल पर गंभीर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है। गजा में जारी इजरायली बमबारी के बीच सऊदी अरब ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की असाधारण बैठक बुलाई है। OIC की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये बैठक रियाद में 11 नवंबर को होनी है। OIC ने अपने बयान में कहा है कि फलस्तीनी लोगों पर लगातार तेज होते इजरायली हमलों के मद्देनजर 11 नवंबर 2023 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सऊदी अरब के न्योते पर रियाद में असाधारण इस्लामिक शिखर सम्मेलन कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी सेना के रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट MQ-9 को हूती बलों ने यमन के तट पर मार गिराया है। हूती एक हथियारबंद समूह है जो यमन की सऊदी समर्थक सरकार से साल 2015 से युद्ध लड़ रहा है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने ये धमकी दी थी कि अगर अमेरिका इजरायल और हमास के युद्ध में सीधे शामिल हुआ तो वो हमास के साथ इजरायल पर हमले में शामिल हो जाएंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ हमलों के जवाब में अमेरिकी युद्धक विमानों ने बुधवार को पूर्वी सीरिया में ईरान से जुड़े हथियार भंडारण सुविधा पर हमला किया। हमले में ईरान समर्थित समूहों के 9 सदस्य मारे गए। बता दें लगभग 2 सप्ताह में दूसरी बार है कि अमेरिका ने सीरिया में किसी स्थान को निशाना बनाया है। उसके अनुसार ये ईरान से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ईरान और उसके प्रतिनिधियों को इजरायल हमास की लड़ाई को क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकने का प्रयास कर रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि हमले से स्पष्ट संदेश ईरानी वरिष्ठ नेताओं के लिए है कि हम चाहते हैं कि आप अपने प्रॉक्सी और मिलिशिया समूहों को हम पर हमला करना बंद करने का निर्देश दें। हमास के खिलाफ इजरायल का युद्ध अपने 34वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस संघर्ष में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 10,569 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इससे पहले जब हमास ने हमला किया था तो कम से कम 1300 इजरायली मारे गए थे और 3,300 से अधिक घायल हो गए थे। इसके अलावा हमास ने अभी तक विदेशी नागरिकों सहित 242 से अधिक सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना रखा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।